हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि पाइरूवेट का विखंडन कैसे होता है, क्लियर है। और इस वीडियो में हम उसके आगे देखेंगे। अगर आप इस सीरीज से जुड़े हुए हैं तो आपको पता होगा कि इस सीरीज में हम लोग क्लास 10th के बायोलॉजी के हिंदी मीडियम को कवर कर रहे हैं। ओके, तो अब अगर आपने लास्ट के वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं प्रेफर करूंगी कि आप पहले उन वीडियोस को देखें एंड देन इस वीडियो पर आए। तो इस वीडियो में हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि बोर्ड के हिसाब से साथ ही साथ कॉन्सेप्ट के हिसाब से काफी जरूरी है, क्लियर है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि पाइरूवेट का विखंडन कैसे होता है। उसमें एक पॉइंट था कि ये ईस्ट में पाइरूवेट का विखंडन होता है जिसको कि किडवन बोलते हैं। और किडवन का डेफिनेशन भी हम लोग देखे थे, किडवन क्या होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्लियर है। उसके बाद दूसरा पॉइंट था कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी पेशियों में पाइरूवेट का विखंडन होता है। इसके बारे में इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। और इसके अलावा एक और पॉइंट था कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में पाइरूवेट का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, जो कि हम लोग ये पॉइंट भी देख चुके हैं इससे पहले वाले वीडियोस में। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमने देखा था कि पाइरूवेट का विखंडन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वायवीय श्वसन क्या होता है। इसमें पाइरूवेट का विखंडन के बारे में हमने देखा था कि पाइरूवेट के 3 अणु मिलकर पूर्ण ऑक्सीकरण होता है एंड देन फर्दर जो भी वायवीय श्वसन की प्रक्रिया है वो होती है, क्लियर है। तो इन तीनों में पाइरूवेट के 3 जो टाइप्स हैं विखंडन के, उसमें फर्स्ट एंड थर्ड तो हम लोग देख चुके हैं कि वो कहाँ पे यूज आता है। सेकेंड हमने पढ़ा था एक स्टेटमेंट कि यह यूज आता है, बट कैसे और क्यों ये आज देखेंगे इस वीडियो में। तो देखिए, आप अक्सर ये क्वेश्चन सुने होंगे कि लगातार दौड़ने से व्यक्तियों की पेशियों में दर्द क्यों होने लगता है, या फिर आप फील भी किए होंगे कि जब आप लगातार दौड़ते हैं तो आपकी मांसपेशियों में दर्द होने लगता है। ये दर्द क्यों होता है, इसका रीजन क्या है, ये इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जब हम दौड़ते हैं, ठीक है, जब हम लगातार अधिक दौड़ते हैं तो ऊर्जा की आपूर्ति, ठीक है, आपको पता है अगर हम दौड़ते हैं या फिर चलते हैं बोलते हैं, हर एक काम के लिए हमें ऊर्जा चाहिए। तो अगर हम दौड़ते हैं तो ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए। और हम अगर लगातार दौड़ रहे हैं तो हमें बहुत ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो ऊर्जा की आपूर्ति कैसे होती है, ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो ऊर्जा आनी भी चाहिए हमारे शरीर के अंदर। ऊर्जा आती कहाँ से, तो ऊर्जा आती है पाइरूवेट के विखंडन से, क्लियर है। श्वसन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो भी श्वसन की प्रक्रिया होती है हमारे शरीर के अंदर, उसके फलस्वरूप ऊर्जा मुक्त होती है। बाकी चीजें भी मुक्त होती है बट ऊर्जा साथ में निकलती है, और इसी ऊर्जा का यूज करते हैं हम अपने दिनचर्या के कामों में, क्लियर है। तो जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका यूज करते हैं। और ये ऊर्जा कैसे मुक्त होती है, पाइरूवेट के विखंडन से। आपको पता है कि श्वसन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज जाता है, पाइरूवेट बनता है, और पाइरूवेट फाइनली टूटकर ऊर्जा, आप यहाँ पर देख सकते हैं वायवीय श्वसन के एग्जाम्पल में मैंने लिखा था कि पाइरूवेट फाइनली टूटकर CO2 जल एवं रासायनिक ऊर्जा मुक्त करता है, क्लियर है। तो जो ऊर्जा मुक्त करता है पाइरूवेट फर्दर टूटकर, ये किसका पार्ट है, ये श्वसन का पार्ट है, ठीक है। तो जब हम काफी तेज दौड़ते हैं, लगातार दौड़ते हैं, तो हमें काफी ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो लगातार ऊर्जा की आपूर्ति हेतु पाइरूवेट का विखंडन काफी तीव्र गति से होता है, ठीक है, क्योंकि ऊर्जा पाइरूवेट के विखंडन से ही निकलती है। अब जब इतनी तेज गति से पाइरूवेट का विखंडन होगा तो आपको पता है कि पाइरूवेट का विखंडन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ये जो रीजन था ऑक्सीजन के अभाव में, इस पर कुछ देर बाद आते हैं, पहले ये देखते हैं, ठीक है। तो आपको ये पता है पाइरूवेट के विखंडन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि वो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो ऑक्सीजन की जब उतना तेज दौड़ते हैं तो उतनी तेज से हमें ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, और ऊर्जा की आपूर्ति हेतु पाइरूवेट का विखंडन होना चाहिए, और पाइरूवेट के विखंडन हेतु आपको ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। अब उतना तेजी से ऑक्सीजन हमारे शरीर को मिल नहीं पाता,
क्योंकि अगर आप उतना फास्ट दौड़ रहे हैं तो ऑक्सीजन तो हम लोग सांस के द्वारा लेते हैं, तो उतना तेज हम लोग ऑक्सीजन नहीं, उतना तेज हम लोग सांस नहीं ले पाते, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की आपूर्ति उतनी तीव्र गति से नहीं हो पाती। तो क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में अब तो ऑक्सीजन उतनी तीव्र गति से आ पा नहीं रही, और हम लोग उसी लगातार दौड़ते जा रहे हैं उसी स्पीड से। तो ऑक्सीजन के अभाव में जो पायरुवेट है, ठीक है, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटकर CO2 जल और ऊर्जा बनाता, वो क्या होता है कि ऑक्सीजन के अभाव में लैक्टिक अम्ल में विखंडित हो जाता है। क्लियर है? अब जब ये पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में विखंडित होता है तो ये लैक्टिक अम्ल जाकर मांसपेशियों में संचित हो जाता है। ठीक है, अब ये लैक्टिक अम्ल जब मांसपेशियों में संचित हो जाता है तो हमें दर्द महसूस होने लगता है। ठीक? तो मेन रीजन यही है दौड़ते समय दर्द महसूस होने का, कि जो हमारी मांसपेशियां हैं उसमें लैक्टिक अम्ल संचित हो जाता है। और लैक्टिक अम्ल कैसे संचित होता है, इसका रीजन यही है कि जब हम बहुत तेज दौड़ते हैं तो हमें बहुत तेज ऊर्जा की आपूर्ति होनी चाहिए, और ऊर्जा की आपूर्ति के लिए पायरुवेट का विखंडन होना चाहिए। पायरुवेट के विखंडन होने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, और उतना फास्ट हम लोग ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं कर पाते, जिसकी वजह से पायरुवेट जो है वो ऊर्जा न उत्पन्न करके लैक्टिक अम्ल में डिवाइड हो जाता है। क्लियर है? तो ये रीजन था, और यही सेकंड पॉइंट भी था कि ऑक्सीजन के अभाव में हमारी मांसपेशियों में पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। तो क्या क्यों बदलता है और उसका क्या प्रभाव है, आप इस क्वेश्चन से समझ सकते हैं। क्लियर है? और ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड्स में भी आपको 2 मार्क्स 3 मार्क्स के जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें ये आपको डायरेक्ट पूछा जाता है। और इसमें पायरुवेट का विखंडन का एक टाइप भी आप समझ गए। क्लियर है? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वसन प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है। क्लियर है? तो श्वसन प्रक्रिया क्या है ये आप समझ रहे हैं, ऑक्सीजन को लेना सांस के रूप में, फिर उस ऑक्सीजन को कोशिका तक पहुंचाना, जहां पर वो ऑक्सीजन कोशिका में मौजूद ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा, फिर वो ग्लूकोज पायरुवेट में टूटेगा, फिर वो पायरुवेट जल CO2 और ऊर्जा में टूटेगा, फिर उस ऊर्जा का हम लोग यूज करेंगे, और जो CO2 बनेगा उसको फिर हम लोग सांस के रूप में बाहर निकाल देंगे। ठीक है, श्वसन गैस O2 और CO2 होता है, आपको पता है। तो ये चीजें होती है, ये श्वसन का एक प्रक्रिया है। तो इस प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है, तो जैसे कि मैंने इस प्रक्रिया को पूरे प्रोसेस को बताया, इसमें मैंने कहीं हीमोग्लोबिन का नाम नहीं लिया, पर इसके अंदर हीमोग्लोबिन का यूज होता है। क्योंकि हम लोग नॉर्मल भाषा में भी अगर बोले, जैसे मान लो कि 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो हम लोग उसको ज्यादा डिटेल में नहीं बोलेंगे ना, ज्यादा डिटेल में नहीं लिखेंगे, बट उसके अंदर जाएंगे तो बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि श्वसन प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन का यूज होता है। अब कैसे होता है ये डीप में पढ़ने पर पता चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया में जो गैसों का परिवहन है, ऑक्सीजन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, ओके, तो क्लियर है। अब जो भी हम गैस, ऑक्सीजन गैस सांस के रूप में लेते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड सांस के रूप में छोड़ते हैं, ठीक है, श्वासोश्वास जो होता है, तो वो गैस कैसे हमारे कोशिका तक पहुंचते हैं, ऑक्सीजन गैस जो है वो कैसे हमारे कोशिका तक पहुंचता है ताकि वहां पे ग्लूकोज के साथ रिएक्शन कर पाए। तो उसको पहुंचाने के लिए कोई इंटरमीडिएट पाथ होना चाहिए। ठीक है, कोई मीडिएटर का काम करना चाहिए। तो मीडिएटर का काम करता है रक्त। ठीक है, ब्लड जो है हमारे गैसों को, जो भी ऑक्सीजन गैस है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, जो भी श्वसन गैस है, उसको कोशिका तक पहुंचाने तथा कोशिका से बाहर निकालने का काम करता है ब्लड। अब आपको पता है कि ब्लड में हीमोग्लोबिन मौजूद होता है।
तो वही चीज बोला जा रहा है, श्वसन प्रक्रिया में गैसों का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा ही होता है। फेफड़े में ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़कर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो जाता है, अगर हम सांस लेते हैं, सांस के रूप में लेते हैं ऑक्सीजन गैस को, तो ये जाता है कोशिका के पास, ठीक है। अब कोशिका के पास जाता है तो यहाँ पे होता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन रिएक्शन करता है। बट क्या होता है कि जब ऑक्सीजन हमारे कोशिका में जाता है तो वहां पर ये ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करके पायरुवेट में टूटता है, देन ऊर्जा बनती है। बट उससे पहले जो ऑक्सीजन है वो फेफड़े में हीमोग्लोबिन, क्योंकि आपको ये पता है ये कोशिका कहाँ का होता है, फेफड़े के अंदर का, ठीक है। तो पहले फेफड़े में जाएगा, देन अगर हम उसके अंदर का बात करें, फेफड़े के अंदर का, तो कोशिका आता है। लेकिन अगर फेफड़े का बात करें तो अगर ऑक्सीजन फेफड़े में जाता है तो वहां पर वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करके, ठीक है, क्योंकि हीमोग्लोबिन रक्त से होकर होते हुए जाता है, रक्त ही उसको अपने आप में बुलाकर ले जाता है कोशिका तक। तो फेफड़े में जैसे ही जाता है तो फेफड़े में जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन से रिएक्शन करता है और ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन करेंगे तो क्या बनेगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना। अब क्या होता है कि यह विभिन्न ऊतकों में इसी रूप में पाया जाता है। तो ये जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ठीक है, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये विभिन्न ऊतकों में जस्ट ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में ही पाया जाता है। और जहां कहीं भी ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, क्लियर है। अब ऑक्सीजन का दबाव कम होता है का मतलब क्या हुआ, जहां कहीं भी ऑक्सीजन की कमी होती है, क्योंकि जो चीज ज्यादा रहेगा, ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट रहेगा, उसका दबाव ज्यादा होगा। जहां कहीं भी ऑक्सीजन का दबाव कम होता है तथा CO2 का दबाव अधिक होता है, वहां ऑक्सीजन निकल जाता है, ठीक है। तो जो भी हमारा फेफड़ा है, फेफड़ा के अंदर ऊतक है, ऊतक के अंदर कोशिका है, वहां पे जो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उसी रूप में मौजूद होता है। ऑक्सीजन प्लस हीमोग्लोबिन मिलकर बना है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, तो उसमें ऑक्सीजन का पार्ट भी है, हीमोग्लोबिन का पार्ट भी है। सेम रूप में, सेम स्टेट में वो ऊतकों और कोशिकाओं में रहेगा। और जहां कहीं भी ऑक्सीजन का दबाव कम होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, तो CO2 का मात्रा ज्यादा होता है, वहां पे जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है उससे ऑक्सीजन निकल जाएगा और यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ संयोग कर CO2 तथा जल बनाएगा। क्लियर है। मतलब कि अगर ऑक्सीजन कम होता है, CO2 ज्यादा होता है, तो ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से निकल जाएगा, फिर यह ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ संयोग करेगा, ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करेगा और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनाएगा। अब देखो, अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन निकल गया तो क्या बचा, हीमोग्लोबिन बच गया। ऑक्सीजन तो फिर चला गया ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करने, तो हीमोग्लोबिन बच गया। अब जब ये रिएक्शन हुआ उसके फलस्वरूप बना कार्बन डाइऑक्साइड एंड जल, वाटर। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है अब इसको कहाँ ले जाना है, बाहर वायुमंडल में, ठीक है। तो ये फिर अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकलेगा, तो जो हीमोग्लोबिन बच गया था, ऑक्सीजन निकलने के बाद जो हीमोग्लोबिन बच गया था उसके साथ ये कार्बन डाइऑक्साइड अब रिएक्शन करेगा और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा, ठीक है। अब कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगा और फिर इसी रूप में वो फेफड़ा तक पहुंचेगा। अभी कहाँ है, अभी कोशिका के अंदर ये सारी चीजें हो रही है, ठीक है। कोशिका के अंदर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना, फिर ऑक्सीजन का दबाव जैसे ही कम हुआ, ऑक्सीजन ऑक्सी हीमोग्लोबिन से निकला, हीमोग्लोबिन अकेले बच गया। अब फिर ऑक्सीजन रिएक्शन किया ग्लूकोज के साथ, CO2 एंड वाटर बना। अब फिर हीमोग्लोबिन जो अकेले बचा था उसके साथ CO2 रिएक्शन करेगा और फाइनली कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, ठीक है। और ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कोशिका से फेफड़े तक जाएगा, ठीक है, क्योंकि फेफड़ा से ही कोशिका में आया था। और इस फेफड़े से होते हुए ये फिर इस फेफड़ा में ही जो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है वो टूट जाएगा, किसमें, CO2 प्लस हीमोग्लोबिन, ठीक है। अब ये CO2 वापस से रक्त में घुलकर रक्त की सहायता से बाहर जाएगा और फिर फाइनली ये CO2 हमारे बाहरी वातावरण में विसरित हो जाएगा, जो हम लोग सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस होता है सांस लेने और सांस छोड़ने का, ठीक है। तो इसमें हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है ये आप समझ रहे हैं। रक्त की भूमिका तो है ही, क्योंकि वही रक्त के द्वारा ही सारी श्वसन गैसों का परिवहन होता है।
बट हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है कि जो हीमोग्लोबिन है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाकर एक कोशिका में अस्थायी रहता है, और जैसे ही ऑक्सीजन की कमी होती है तो उससे ऑक्सीजन निकल जाता है। देन जैसे ही ऑक्सीजन और ग्लूकोज का रिएक्शन होगा तो CO2 बनेगा। अब वो CO2 फिर से उसी हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करेगा और उससे होते हुए फेफड़ा तक आएगा। फेफड़ा में फिर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन टूट जाएगा CO2 प्लस हीमोग्लोबिन में, हीमोग्लोबिन वही रह जाएगा और CO2 हमारे सांस के द्वारा बाहर निकल जाएगा। क्लियर है? तो ये होता है श्वसन प्रक्रिया में हीमोग्लोबिन की भूमिका। ओके, और ये आप देख सकते हैं बिहार बोर्ड में 2012 के एनुअल एग्जाम में आ भी चुका है। ओके, तो ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस, साथ ही ये आपके कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करेंगे। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मछली में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं। तो ये अभी आपको लग रहा होगा कि ये इंडिपेंडेंट क्वेश्चन है, लाइक अभी हीमोग्लोबिन का बात कर रहे थे, अभी मछली में गिल्स कहाँ स्थित होते हैं, ये टॉपिक कैसे आ गया। तो ये जो था अभी हमारे शरीर के अंदर श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में था। अब दूसरा पार्ट है श्वसन चैप्टर का कि मछली में श्वसन की प्रक्रिया कैसे होती है उसके बारे में। क्लियर है? जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर पोषण पढ़ा था, तो पोषण में क्या था कि एक पार्ट था कि पौधे कैसे भोजन करते हैं, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है, दूसरा पार्ट था मनुष्य कैसे भोजन करते हैं। इसमें भी वही चीज है, पौधे में श्वसन कैसे होता है ये तो हम लोगों ने देखा था ना, यहाँ पौधों में श्वसन प्रक्रिया कैसे होती है, मनुष्य में कैसे होती है ये भी देख लिए। अभी और मनुष्य के बारे में देखेंगे, बट उससे पहले मछली में श्वसन कैसे होती है ये भी देखना है। ओके, तो मछली में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। अब ये गिल्स होता कहाँ है, तो मछलियों में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। क्लियर है? इसका प्रत्येक समूह सिर के पसर भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होता है। तो ये जस्ट एक आप ऑब्जेक्टिव की तरह ले सकते हैं कि मछलियों में गिल्स कहाँ होते हैं, तो जस्ट सिर के पसर भाग में आंख के ठीक पीछे स्थित होते हैं। साथ में मछलियों में गिल्स दो समूह में पाए जाते हैं। क्लियर है? अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली में श्वसन कैसे होता है, श्वसन अंग उसका क्या है तथा उसकी संरचना क्या है, सारी विधि को बताएं। तो ये पूरा प्रोसेस है कि मछली में श्वसन कैसे होता है, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। क्लियर है? अभी के लिए इतना ही। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस आप देख लीजिएगा, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।